आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। उनसे आपके सवालों के जवाब लेंगे, मार्केट चेक भी लेंगे और इस बीच जैसा मैंने कहा था मिड कैप अब बिल्कुल फ्लैट रेड की तरफ आ चुका है। निफ्टी में भी 64 पॉइंट की अभी भी तेजी है, लेकिन वहां पे भी थोड़ा ऊपरी लेवल पे दबाव है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी बेटर है। यहाँ पे 1900 शेयर्स मजबूत हैं और 900 कमज़ोर। तो हर गिरने वाले एक के सामने दो शेयर, लेकिन ये जो लाल और हरी लाइन एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो रही हैं, यही एक चिंता का कारण हो सकता है, होना भी चाहिए। सरवीन जी का स्वागत करते हैं। सरवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या नज़रिया बन रहा है मार्केट पे? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। देखिए, थॉट यही है कि अब ये 19,500 की जो कशमकश चल रही है, कल हम स्पाइक हमने मारा, नीचे हम जाके आए, बट आई थिंक ब्रॉडली शॉर्ट टर्म में जो हम बोल रहे थे कि 19,500 के आसपास थोड़े सपोर्ट्स हैं, स्टिकी है, तो 19,500 थोड़ा स्टिकी तो है, बट ब्रॉडर थीम वही है जो हम पहले बोलते हैं कि मीडियम टर्म सेटअप्स नेगेटिव हैं, उछालों में बेचने की ही राय है। तो एक ही उछाल मिला था बीच में 19,700 की तरफ, बस वही एक उछाल मिला। बाद में बाजार बिल्कुल, जैसे भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, कहीं ताकत नहीं दिखा पा रहा है और हर उछाल में अब यहाँ से सेलिंग आती जा रही है। तो देखिए, अब शॉर्ट टर्म भी मुझे लगता है कि धीमे धीमे बैस का पलड़ा भारी होते जा रहा है और अब बाजार कहीं 19,650 19,700 जो भी पिछला बाउंस आया था उन एरियाज में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा निफ्टी जा नहीं पाएगा। और बैंक निफ्टी में भी आई थिंक सेम वीकनेस चल रही है और आई थिंक अब 44,500 44,700 के आसपास आई थिंक बैंक निफ्टी में भी प्रेशर रहेंगे और बहुत ज्यादा उनके ऊपर जाके टिकना मुमकिन नहीं है, ऐसा फिलहाल लग रहा है। जब तक वो लेवल जब होल्ड हो रहे हैं ऊपर में, आई थिंक ब्रॉडली बायस शॉर्ट टू मीडियम टर्म डाउन ही है और मोमेंटम स्पाइक अप आपको मिल जाएगा अगर जहां पे आप अब कल का जब लो टूटेगा, अगर जो हमने 19,350 के आसपास 360 के आसपास लो मारा है, तो आई थिंक आपको नीचे का मोमेंटम भी फिर आता हुआ दिखेगा। तो रुझान यही है कि उछालों में बेचें और दोनों इंडाइसेस में बायस नेगेटिव है। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखिए। व्यू जो है नेगेटिव का है और वो फिलहाल इस समय मार्केट में दिख भी रहा है। देखिए, निफ्टी अब 57 पॉइंट बचा, ऊपर से क्रैक आया। सुबह हमने ग्लोबल कमेंट्री में कहा था कि सस्टेन करना चैलेंज होगा, दिन के दौरान देखते हैं कैसे वो पैन आउट होगा। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो आज से शुरू हो रहा है भारत में। और बहुत दिलचस्पी इसलिए हम लोगों की है क्योंकि इस बार बहुत एक्साइटमेंट है इंडिया के मैच को लेकर के और पूरे वर्ल्ड कप को लेकर के। सुमित लहरा रहा है स्टूडियो में। क्या है भाई, क्या खबर लेके आए, क्या बताने वाले मुझे लोग? नहीं, मैं तो क्रिकेट का शेड्यूल देख रहा था। तो पहले तो आप सर्वेंद्र से पूछिए इनका क्या प्लान है। इनके तो पहले आप शेड्यूल बताओ तो फिर मैं प्लान पूछूं। अच्छा, तो चलिए एक एक करके वो क्रिकेट का पूरा शेड्यूल आपके सामने आएगा। दरअसल आज से क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है उसका आगाज होने जा रहा है और करीब 10 टीमें हैं जो कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं और 48 मैचेस ये सभी टीम्स जो हैं खेलते हुए दिखाई पड़ेंगी। और इंटरेस्टिंग है, सबकी नज़र वैसे तो भारत पाकिस्तान पे, लेकिन बहुत सारे और भी मैचेस हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है और बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 2011 के बाद से ऐसा देखा गया है कि जो भी होस्ट कंट्री होती है वो आमतौर पर वर्ल्ड कप उठाती है। तो इस बार होस्ट कंट्री इंडिया है, तो ये एक और प्रोबेबिलिटी है कि शायद इंडिया वर्ल्ड कप यहाँ पिकअप करते दिखाई पड़े। वैसे भी टीम काफ़ी मजबूत है, तो इंडियन टीम के चांसेस काफ़ी प्रबल माने भी जा रहे हैं। एक एक करके वो सभी शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आएगा, सभी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हर बार की तरह आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह के यहाँ पर वर्ल्ड कप को लेके तैयारियाँ हैं। तो कुल 10 टीमें और 48 मैचेस जो कि खेले जाएंगे और जिसमें जो नया फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से सभी टीमों को आपस में मैचेस खेलने होंगे और करीब करीब 9 मैचेस हर टीम खेलेगी, यानी कि 10 टीमों के एक दूसरे के खिलाफ करीब 9 मैचेस होंगे। लास्ट के जो 4 मैचेस होंगे टॉप 4 वो सेमीफाइनल पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन मैचेस की शुरुआत जो होगी वो आज से हो रही है और आज जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच, इनफैक्ट ये 6 मैचेस को छोड़ के सभी मैचेस डे नाइट है और 2 बजे से ये मैचेस शुरू होंगे आमतौर पे। तो अगर आप मैच का टाइम भी जानना चाह रहे हैं तो 2 बजे का टाइम होगा, लेकिन यूजुअली 6 मैचेस को अगर छोड़ देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट मैच आज होने वाला है अहमदाबाद में, जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में ये आज का एक मुकाबला है। और इंडिया के जो मैचेस हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसमें इंडिया के करीब जो 9 मैचेस हैं शुरुआती, उनमें से पहला मैच जो होने वाला है वो होगा ये सेमीफाइनल 15 और 16 नवंबर को और फाइनल 19 नवंबर को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंडियन की सीरीज में इंडिया पाकिस्तान 14 तारीख को है, जो कि वीकेंड है, यानी संडे का मैच है। लेकिन बाकी शेड्यूल जो है वो आपकी स्क्रीन पर अब आते हुए दिखाई पड़ेगा, कौन कौन से मैचेस हैं और कौन कौन से समय पर वो मैचेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहां कहां पर। पहला भारत अफगानिस्तान का 11 अक्टूबर को दिल्ली में मैच होगा। इसके अलावा जो दूसरा मैच होने वाला है वो होगा
14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का ये एक सबसे क्रूशियल मैच है। हालांकि ये संडे को होने वाला है, तो फ्राइडे और मंडे दोनों दिन इस पर नजर रहेगी। भारत बांग्लादेश का 19 अक्टूबर को पुणे में ये एक मैच होगा और ये मैच भी क्रूशियल माना जा रहा है, कंसीडरिंग लास्ट टाइम पे जब बांग्लादेश एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी थी। इसके अलावा 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और भारत का एक मैच होने वाला है धर्मशाला में, और ये भी क्योंकि इमर्जिंग टीम्स में से आते हैं, तो अब देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और साथ ही साथ जो और मैचेस हैं उनमें से 29 अक्टूबर को लखनऊ में मैच होगा भारत और इंग्लैंड का, जिसकी मैं बात कर रहा था सर्वेंद्र, जिससे आप चर्चा करेंगे अभी। और साथ ही साथ कुछ और मैचेस में जो मुंबई में होने वाला मैच है वो भारत श्रीलंका का है, 2 नवंबर को ये मैच होगा। और उम्मीद कर रहे हैं जैसे जैसे हम फेयर के आखिरी हिस्से में पहुंचेंगे, इंडिया के कुछ क्वालिफाइंग मैचेस के साथ साथ कोलकाता का एक मैच ये भारत दक्षिण अफ्रीका का 5 नवंबर को, और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में भी भारत प्ले करती हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये लास्ट मैच जो क्वालिफाइंग का होगा भारत नीदरलैंड का 11 नवंबर को बेंगलुरु में। तो इन सभी मैचेस के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। सरवेन जी, लखनऊ के मैच जाएंगे देखने? देखिए नीरज जी, टिकट के जो, जैसे उस दिन आनंद जी भी बोल रहे थे, जो टिकट के भाव चल रहे हैं टीवी पे, आई थिंक ज्यादा मजा आएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि उतने सारे टिकट तो मिलेंगे नहीं। बट यस, आई थिंक पूरे ग्रुप के साथ देखने की कोशिश करेंगे। और एक टी शर्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको भी कुरियर करवाइए, बढ़िया लग रही है आप लोग के ऊपर। तो दोस्तों के साथ बिल्कुल प्लान रहेगा। उतने सारे टिकट तो मिल नहीं रहे, प्लस आई थिंक वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जिस तरह के टिकट्स के भाव हो गए, आई थिंक हम तो फाइनेंस वाले लोग हैं, अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं। जा रहे हो लखनऊ? आप दोगे, अलाउ करोगे? तो आप बस हाँ बोल दो। टिकट दिखाओ, मैं अगर टिकट दिखा दोगे तो मैं हाँ कर दूंगा। अब बोलो। चलिए टिकट का जुगाड़ करता हूँ फिर मैं लखनऊ के लिए। तुम्हें क्या लग रहा है फंस जाओ? अब मैं लास्ट टाइम पूछा नीरज जी से कि मैच देखने जाऊं, उन्होंने कहा हाँ भारत पाकिस्तान देखने जाओ संडे को। बिल्कुल सही। नहीं, अगर टिकट लेके आओगे तो लखनऊ जा सकते हो। चलिए करता हूँ जुगाड़ टिकट का। टिकट दिखाओ। तो खैर बहुत एक्साइटिंग रहने वाले हैं अगले कुछ दिन जहां मैच देखेंगे। आज जो मैच है उसका मुझे एक वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ रहा है, जो शायद इंग्लैंड न्यूजीलैंड का हुआ था। उसमें खैर बड़ा मतलब बहुत ही दिलचस्प मैच था, वो कई राउंड में जाके फाइनल हुआ था। मैं तो उस मैच में मैं न्यूजीलैंड के साथ था, मुझे लगता वही जीता था, लेकिन वो बहुत मेहनत किया था इंग्लैंड में, उसमें कैसे करके इंग्लैंड ने जीत लिया था। लेकिन मैं तो मुझे लगता है ये न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड से एक्चुअल विनर उसका न्यूजीलैंड ही था। लेकिन बहरहाल मैच ही होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ये सारी जानकारी देने के लिए, और ये इसका डेफिनेटली बहुत मजा लेंगे, और हम लोग टीम इंडिया के लिए बैकअप भी करेंगे, बहुत ही चीयर करेंगे उसके लिए। चलिए वापस लौटते हैं मार्केट की ओर, सवाल जवाब सिलसिला शुरू करते हैं। रुपेश जी जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। रुपेश जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग टू द सीएनबीसी टीम। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है, लॉन्ग टर्म विजन है CDSL मेरे पास 1000 शेयर से 1396 के भाव से, और गोदरेज प्रॉपर्टीज है 1000 शेयर 1462 के भाव से। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू दोनों में CDSL और गोदरेज प्रॉपर्टीज। सरवेन जी क्या करें दोनों शेयर्स में? देखिए आई थिंक दोनों में इनको बने रहने की फिर तो राय रहेगी, और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो आई थिंक दोनों शेयर्स अच्छे हैं। मेरे ख्याल से दोनों में बने रहें। कॉस्ट के आसपास कहीं स्टॉप लॉस जरूर रखें, ध्यान रखें, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में है तो बने रहें। दोनों में लॉन्ग टर्म के नजरिया अगर आपके हैं रुपेश जी, तो बने रहिए। दोनों अच्छे, बहुत बढ़िया, मतलब प्रॉपर्टी वाला भी बहुत अच्छा है और CDSL भी बढ़िया शेयर है, तो कोई चिंता की बात नहीं है आपके लिए। अगला शेयर है, सवाल है नीरज कुमार का जमशेदपुर से। नीरज जी नमस्कार, बताइए सर। जी सर, मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर है, 1000 शेयर है 62 के रेट से। 62 रुपए के भाव पर 1000 शेयर उज्जीवन। अभी थोड़ा नुकसान है आपको 4.35 का। 2019 से होल्ड कर रहा हूँ। 2019 से लिए हुए। सरवेन जी क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए काफी आई थिंक जब लिस्ट हुआ उसके आसपास ही इन्होंने कहीं लिया हुआ है। देखिए उन्हीं एरियाज के आसपास पहुंचा। आई थिंक इसका ऑल टाइम हाई अगर मेरे को जो दिख रहा है, जहां से मेरे पास डेटा है, आई थिंक इसका ऑल टाइम हाई मुझे तकरीबन 62 के आसपास का दिख रहा है। तो आई थिंक इसकी रीरेटिंग तो होगी जब ये 62-63 के ऊपर डिसाइसिवली निकल जाएगा, तो फिर ये एकदम ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा। बट फिलहाल आई थिंक इन एरियाज के पास थोड़ा बहुत प्रेशर है, 60 के आसपास थोड़े से प्रेशर आ रहे हैं। मेरी राय तो इनको ये रहेगी कि भाई एक 15 दिन और इसको दे दें, और अगर 15 दिन में 62 का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है तो एक बार निकल जाए, क्योंकि फिर जिस तरह से फाइनेंशियल में वीकनेस है और बैंक निफ्टी में वीकनेस है, ये दोबारा एक बार 42-45 के आंकड़ों को भी छुएगा। तो अगर एक बार बेचे एग्जिट मारे रहेंगे तो नीचे में दोबारा इनको लेने के लिए मिलेगा, तो थोड़ी इनकी कॉस्टिंग बढ़िया हो जाएगी। सो एक
15 दिन बने रहने के लिए इनको स्टॉप लॉस देता हूँ 55-40 के ऊपर जब तक डेली क्लोज है तब तक बने रहें और उछालों में बेचने की कोशिश करें, और 62 का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर इसको 15 दिन के अंदर अगर 62 का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर खड़े रहें, उसके बाद खड़े रहें फिर 55 के स्टॉप लॉस से। ओके, 55 के स्टॉप लॉस से खड़े रहिए, लेकिन 62 का ब्रेकआउट होना इसके लिए ज़रूरी, तभी ये ब्लू स्काई टेरिटरी में जाए। ब्लू स्काई मतलब जब बहुत बढ़िया तेज़ी बननी शुरू होगी उस जीवन में। अगला सवाल है हरमन सिंह का पंजाब से। सरदार जी बताइए क्या सवाल है आपका। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपका सर बहुत बड़ा फैन हूँ, रोज फॉलो करते हैं आपको। थैंक यू सर। क्वेश्चन सर ये है कि ग्लोबल स्पिरिट के शेयर हैं 50 शेयर, 970 का एवरेजिंग है। रिसेंटली बाय किया था जब ये करेक्शन आया था ड्यू टू प्लान शटडाउन इन वेस्ट बंगाल। तो इसका जो 3-1 महीने का नजरिया है, तो 3 महीने में इसमें क्या स्टॉप लॉस रखें और क्या ही इसका टारगेट हो। ये जो मई महीने का ब्रेकआउट है उसका टेस्टिंग पॉइंट ब्रेकआउट पॉइंट पे आ गया है अभी। 970 बताया ना आपने बाइंग प्राइस? जी 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 970 जी। ये इसको प्लेट में सही करिएगा सरवीन जी। 970 ये बाइंग है और अभी नीचे है, और क्या इसमें राय बनती है आपकी? देखिए इनका ट्रेड फिर फ्लॉड हो गया है। अगर 970 का इनका बाइंग है और 3 महीने का ही इनका होराइजन था या स्लाइटली मीडियम टर्म इनका होराइजन था, तो ऑलरेडी भाव से इनके ऑलमोस्ट तकरीबन 15% नीचे है अगर 150 रुपए में पकड़ूं तो। आई थिंक ट्रेड तो इनका ऑलरेडी इन्होंने लॉन्ग टर्म में कैरी कर लिया है। अब थॉट यही रहेगा कि भी मैं यहाँ से इनको निकलने नहीं बोलूं। थॉट यही कि उछाला है तो उसमें निकलने की कोशिश करें प्योरली फ्रॉम अ 3 मंथ एंगल। मुझे लगता है कि जो इसके 830 के सपोर्ट्स हैं वो क्रिटिकल है। टू 828.40 का एक स्टॉप लॉस भी इनको रिकमेंड करूंगा। अगले 3 महीने का व्यू दे रहा हूं कि उस स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहे, और उछाल में 3 महीने में जो मुझे बेस्ट केस लग रहा है, शायद इनका भाव आए शायद नहीं आए, बट 940 950 का भाव आए तो आई थिंक मेरे हिसाब से इनको थोड़ा बुक करके निकलना चाहिए एक बार, प्योरली फ्रॉम अ 3 मंथ एंगल। बाकी अगर इन्होंने इसको ट्रेड को लॉन्ग टर्म बना लिया है तो फिर आई थिंक मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ। काफी इनका ड्रॉडाउन हो चुका है, बट प्योरली फ्रॉम 3 मंथ एंगल मेरे हिसाब से ये रहा है। हरमन सिंह जी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या? नहीं सर, स्टॉप लॉस नहीं था। तो एक्चुअली कुछ दिन एक्टिव नहीं था तो उसके दौरान क्रैकडाउन आ गया था बीच में। और अब होल्ड करिए और अपर साइड में जब जाए ना, स्टॉप लॉस जरूर लगाए नीरज जी। फिलहाल इनको स्टॉप लॉस 828 के नीचे जरूर मेंटेन करना चाहिए। 828 नोट कर लीजिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, और ऊपर जब 950-60 के आसपास जाए तो फिर एक बार निकल जाएगी इसमें से। ये आप ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी भाई, वो मिस मत किया करिए आप लोग। चलिए अगला सवाल है रजनी का मुजफ्फरपुर बिहार से। रजनी जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते जी। मेरा है कि मेरा रिको ऑटो में 100 शेयर हैं 41 रुपीज पे, और IDFC फर्स्ट बैंक के 1000 शेयर हैं 50 रुपीज पे, और लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो इसको भी होल्ड करें या निकल जाए? रजनी जी लॉन्ग टर्म से आपका क्या मतलब है, कितने साल, महीने? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम रुक सकते हैं मतलब। जी सरवेन जी, रजनी जी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर है, और IDFC फर्स्ट बैंक के दिन का बहुत अच्छा ट्रेड है जो इन्होंने 50 रुपये में लिया, 1000 शेयर है इनके पास, और रिको ऑटो 41 पे इन्होंने लिया है जिसमें 100 शेयर है इनके पास। क्या करना चाहिए दोनों में बताइए सर। देखिए रिको ऑटो में सबसे पहले मैं इनको बताऊंगा कि भाई एक ब्रॉड इसकी एक रेंज है। ऊपर में 110 और नीचे में काफी बड़ी रेंज है, और नीचे में 20 रुपए तक भी रहा है, और ये रेंज बनी है लास्ट 25 सालों में। आई थिंक हर बार जाके किसी कारण से, चाहे अगर आप इसका 2005 का हाई लें या इसका आप 2018 का हाई लें मिड कैप टॉप, या आप इसका अभी करंट हाई लें, किसी कारण से 110 के ऊपर ये जा नहीं पाता है। तो आई थिंक जो बड़ी, और इसी तरह के बहुत सारे शेयर रहे, REC, PFC, ये उस तरह के शेयर रहे जो 15-15 साल के रेंजेस में रहे लेकिन निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप इसको दे दें, 15 दिन और दे दें। अगर इस बार ये रेंज से निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 110-115 का ब्रेकआउट हो जाता है नेक्स्ट महीने भर के अंदर, तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो फिर आप विद इन अ 25 ईयर टाइम स्पैन हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे हैं रिको ऑटो के लिए। मतलब मान लें कि 100 के पास एक बाउंस आ जाएगा तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो वहां उन एरियाज के आसपास अगर ब्रेकआउट नहीं हो पाया तो निकल जाए रिको ऑटोज में, और फिर वेट करें एक अच्छा ट्रेड उधर बनने के लिए। और जहां तक रही बात IDFC फर्स्ट की, यहाँ पे देखिए अभी हमने जीवन स्मॉल फाइनेंस डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग चार्ट है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। रिको ऑटो का जो 62-63 का ब्रेकआउट, सॉरी उज्जीवन फाइनेंस का जो स्मॉल फाइनेंस का जो 62-63 का ब्रेकआउट नहीं हुआ था,
इसके लिए कंपेरेबल लेवल्स का ब्रेकआउट हो गया है 83 का, तो आई थिंक यहाँ इस ट्रेड में प्रॉफिट में भी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है और मंथली क्वार्टरली चार्ट्स में अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें 8440 पे। 8440 के नीचे डेली क्लोज आए तो निकल जाए। इन द मीन टाइम इसको होल्ड करें 1 से 3 महीना और 3 महीने में दोबारा व्यू ले लें। अगर ऊपर के अच्छे लेवल्स मिलेंगे तो मुनाफा भी बुक किया जा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8450 पर मैडम जी स्टॉप लॉस रखिएगा। रिको ऑटो में कितना स्टॉप लॉस बता रहे हैं आप? तो मेरी राय है कि अगर 15-20 दिन में ब्रेकआउट नहीं हुआ तो निकल जाएं, क्योंकि 25 साल की रेंज के हायर एंड पे है। ठीक है रजनी जी, इसको देखिए एक आध हफ्ता ट्रेडिंग डेज के साथ 10-12 दिन, नहीं तो फिर इसमें से कंप्लीट एग्जिट लीजिएगा रिको में, क्योंकि पैसा तो आपका बन ही रहा, डबल हो गया है, रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रेंज के अपर एंड पे है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के फिर सवाल जवाब लेंगे। खन के नन्हे कदमों की आहटें तेरे सपनों की गूंज को उड़ान दे। कल के सपने पूरे करो आज, रहो एक कदम आगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। खन के नन्हे कदमों की आहटें चढ़ के सीढ़ी उनको तू उतार दे, ओ तू उतार दे। स्वागत एक बार फिर से आपका, और हम बातचीत करें सवाल जवाब का। सरवेन श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे हैं आपके सामने। जी क्विकली दो स्टॉक्स पे, अशोका बिल्डकॉन और प्रिसीजन वायर। अशोका बिल्डकॉन 123 पर और प्रिसीजन वायर 133 पर खरीदे कविता ने। जी देखिए, अशोक बिल्डकॉन में तो मुझे लग रहा है कि अभी तो फिलहाल मूव अच्छा चल रहा है शॉर्ट टर्म में, तो आई थिंक अगर हाल फिलहाल में लिया है ट्रेड में बने रहे। मेरे हिसाब से 117 रुपए के नीचे 116 रुपए 80 पैसे के एक स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहने की राय रहेगी। और जहां तक रहा है प्रिसीजन वायर्स की बात, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप सेटअप को देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा शॉर्ट टू मीडियम टर्म अपटिक चल रहा है, एक अपमूव चल रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहने की राय है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से कहीं इनको 120 रुपए के नीचे यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के इनको रखना चाहिए। ओके, दोनों स्टॉक पे ये राय बन रही। चलिए एक और सवाल लेते हैं फटाफट। अमित दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल सर? सर मेरा सवाल है, मैंने आरबीएनएल के शेयर 128 के लिए रखे हैं, 1500 शेयर है सर, मैं इसको होल्ड करूं, रुकूं या मैं निकलूं? 128 पे लिए आपने? यस सर जी, इसको प्लेट सही कर लीजिए। 128 पे 1500 शेयर आरबीएनएल अभी चल रहा है 170। सरवेन जी 42 पे मुनाफा हो रहा है, क्या करें? देखिए सेटअप्स अच्छे हैं, जब जब अपटिक्स आए हैं वॉल्यूम्स बढ़िया रहे हैं, डिलीवरीज गई हैं, और जब जब करेक्शंस आए हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे कम होते हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि ट्रेंड फिलहाल ऊपर का ही है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाएं ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से वो रहना चाहिए 160 के नीचे। तो 158.40 का एक स्टॉप लॉस बना के रखें डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और मेरे हिसाब से आरबीएनएल में इनको बने रहना चाहिए। ओके, आरबीएनएल में होल्ड की सलाह है। अगला सवाल है अभिजीत दत्ता कोलकाता से। अभिजीत दा सवाल पूछिए सर। नहीं, उनका ऑडियो गड़बड़ है। चलिए अगला सवाल इसके बाद वाला लेते हैं। शुभम भारती दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से। शुभम जी नमस्कार, बताइए। शुभम जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग। सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। मैंने टीटागढ़ जो रेल सिस्टम है उसके मैंने 2000 शेयर्स लेके रखे हुए हैं 600 रुपए पे, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है आपको तो। सरवेन जी टीटागढ़ बहुत अच्छा इनका सिस्टम बन गया है और अच्छे प्राइस पे लिया, 200 का प्रॉफिट है। क्या करना चाहिए इनको? नहीं, आई थिंक अगर इनके पास टाइम होराइजन है, दायरा है, तो यहाँ पे भी थॉट वही है कि अपटिक्स में वॉल्यूम अच्छे रहे हैं, करेक्शन में वॉल्यूम कम रहते हैं, तो सेटअप्स अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आप कुछ भी देखें बढ़िया चल रहे हैं। आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं, थोड़ा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेकिन रखें। आई थिंक 700 रुपए के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहना चाहिए। ट्रेड में बने रहिए, चूंकि काफ़ी रनअप हो चुका है तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, लेकिन 700 के आसपास स्टॉप लॉस, और इसको आप कंटिन्यू करिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रेलवे से जुड़ी हुई है, वैगन्स की बहुत डिमांड है और खूब सारे ऑर्डर्स
प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियों को यहाँ से मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सरवेन जी, एक सवाल ड्रीम फोक्स पे पूछा है किसी ने, छोटा चार्ट होगा लेकिन अगर आप बता सके। तरुण जानना चाहते हैं 44 शेयर है इनके पास 500 रुपए पर, 1-2 महीने के लिए कुछ व्यू बनता है क्या इसमें? जितना बड़ा चार्ट होता है व्यू पूछ रहे हैं ये। सही है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक जितना चार्ट बना है उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म में एक राय निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए फिलहाल तो ये जो गिरावट आई है आई थिंक वो एक शार्प फॉल है और उसी के पुल बैक ही चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम 450 के बेस को पकड़े, 450 के आसपास का जो बेस बना है उसको पकड़े कि भाई वहां से एक शॉर्ट टर्म अप्रूव चल रहा है, तो आई थिंक मुझे जो मैक्स पॉसिबल यहाँ पे भी फिलहाल दिख रहा है कि उछालों में जो पहुंच सकता है वो आई थिंक 550-560, जहां पे इसका एक अप्रोक्सीमेटली एक 35-38% रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो अगर ट्रेड में बने हैं तो आई थिंक उन्हीं एरियाज का ध्यान रखें कि भाई 550-560 तक जा सकता है और 450 पे सपोर्ट है। ओके, तो ये रहा है ड्रीम फोक्स में आपके लिए। और ड्रीम फोक्स पिछले कुछ 2-3 महीनों में करीब 24-25% नीचे आया। जब से वो सर्विस चार्ज बढ़ाए गए तब से काफ़ी तेज़ इसमें क्रैक आया था और तब से फिर स्टॉक चल नहीं पाया है। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, मेहमानों के सवालों के जवाब देने के लिए। मार्केट पे एक क्विक नज़र इस वक्त फिर से ग्रीन में है और मिड कैप में 120 पॉइंट की लगभग 120-10 पॉइंट की तेज़ी बन रही है और निफ्टी ने शतक मार दिया है। तो बहुत अच्छी रिकवरी फिर से देखने को मिल रही है और एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।